जय हिंद साथियों, मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे आधारित ये वीडियो है। एक वीडियो में आपके सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए और क्वेश्चन के साथ, जैसे आपके यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस का थोड़ा दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आपका पूरा आपके कितने 60 क्वेश्चन है, तो इनसे और भी जो अनुच्छेद रहेंगे तो उसको भी हम लोग देखा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और इससे बाहर जो है आपका प्रश्न नहीं आएगा अनुच्छेद से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए कवर किए हैं। और ऐसे ही और मैं वीडियोस लेके आऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो बहुत से जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचेगा, जो हर तरह के किताबें, हर तरह के कोर्स हर जगह पे नहीं परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस एक वीडियो से उनका बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कि कम से कम 5000 व्यूज आएंगे और 1000 लाइक आएंगे। कितना? 5000 व्यूज और 1000 लाइक। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग शेयर करके इसको ग्रो करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है पारित कब हुआ था। तो पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंगीकृत कभी कभी पूछ देता है, अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत, आत्मार्पित, तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ प्रश्न का पूछ क्या रहा है हमसे, कितना उस समय अनुच्छेद था, यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ तो कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां। कितनी? 8 अनुसूचियां। अभी लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां जो हैं बढ़ के हो गई हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो लिख लीजिएगा, अभी 450 से अधिक अनुच्छेद हैं आपके, और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न के अंदर प्रश्न बन जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, संसद दे देगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अगर किसी राज्य के नए राज्य का मान लीजिए निर्माण करना है, या कोई वर्तमान में राज्य है उसके क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन करना है, तो यह जो शक्ति है किसको है? संसद को। किसको? संसद को। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में दिया है कि इसका नाम क्या है। हमारा जो भारत है, राज्य जो है भारत, इसका नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत होगा। लिखा है इसका नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ जब आप चीजों को समझेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अनुच्छेद 2 का एग्जाम्पल मैं देता हूं। अनुच्छेद 2 में क्या है आपका? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना।
लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। क्या? पेन पेपर लेके बैठ जाइए। वीडियो 1 घंटे का लगभग होने वाला है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन बनने वाला भी है। क्या? एक क्वेश्चन से अधिक आपका बनने वाला भी है। अनुच्छेद नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में किस राज्य को शामिल किया गया है? तो जान लीजिए, सिक्किम को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? सिक्किम को शामिल किया गया है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो वो भी आप जान लीजिए, सिक्किम को जो है 2 अमेंडमेंट द्वारा, जब 35वां अमेंडमेंट किया गया, यानी 35वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसको सह राज्य बनाया गया। क्या? सह राज्य बनाया गया। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया गया, तो सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब ये तो हो गया अनुच्छेद 2 का एग्जाम्पल, सिक्किम। अब अनुच्छेद 3 के तहत की बात की जाए तो याद करिए सन आपका 2000। क्या? याद करिए सन 2000। 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। 2000 में क्या किया गया? 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से ये राज्य थे आपके? उत्तराखंड, यह अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। उत्तराखंड हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो ये तीनों राज्य जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है। और ये शक्ति किसको है? संसद को शक्ति है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल व सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? क्या कह रहा है? जो भारत का हमारा संविधान है, किस अनुच्छेद में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो ये भी याद रखिएगा, नागरिकता जो है आपका किस भाग में है? भाग 2 में है। कितने भाग में है? भाग 2 में है। याद रखिएगा नागरिकता। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाते हैं, 5 से 11 के बीच में महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाते हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा अनुच्छेद 5। क्या लिखिएगा? अनुच्छेद 5 लिखिएगा। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर हम आ जाते हैं अनुच्छेद 8 पर। क्या? अनुच्छेद 8 पर, जैसे मान लीजिए भारतीय उद्भव के व्यक्ति बाहर कहीं रह रहे हैं, कुछ व्यक्तियों के क्या कहा जाता है? उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8 में। फिर आ जाते हैं हम अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को शक्ति प्राप्त है। किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति, क्या? नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, यहां पे 2 वर्ड ध्यान दीजिएगा, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, और नागरिकता से संबंधित अन्य नियमों पर कानून बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। किससे संबंधित? कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता जो है आपकी 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। कितने तरह से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। समाप्ति कितने तरह से हो सकती है?
तीन तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किन 5 तरीकों से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले किन 5 तरीकों से? जन्म से, पहला तरीका क्या हो सकता है? जन्म से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वंश से। तीसरा तरीका क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। चौथा तरीका है आपका देशीयकरण द्वारा। पांचवा तरीका है कि कोई भूभाग जो है, कोई भूभाग को क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। जैसे सिक्किम को जो है क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। तो जो सिक्किम के व्यक्ति रहे होंगे वो क्या हो गए होंगे? भारत के नागरिक हो गए होंगे। ये 5 तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति कितने तरीकों से हो सकती है? आप नागरिकता का त्याग कर दें या आप किसी और देश की नागरिकता ले लें, 2 तरीका हो गया। तीसरा, राज्य जो है आपकी नागरिकता को समाप्त कर दे। तो प्राप्त कितने तरह से कर सकते हैं? 5 तरीके से, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूभाग के सम्मिलन द्वारा। जैसे सिक्किम। समाप्ति कैसे हो सकती है? 3 तरीके से, आप खुद छोड़ दें या किसी और देश में जाके नागरिकता ले लें या राज्य आपकी नागरिकता समाप्त कर दे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अब हमारा आ गया क्या? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है आपका किस भाग में है? हमारे संविधान में है, ए भाग 3 में। इसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अधिकार पत्र बोल सकते हैं, मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र। किस भाग में है? भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्या? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। नेहरू रिपोर्ट 1928। क्या? नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा भी, किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा भी मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की बात कही गई थी या मांग की गई थी कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें क्या किया जाएगा? मौलिक अधिकार को शामिल किया जाएगा। तो किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा भी बात हुई थी। ये जो है आपका भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले इसको भी कई भागों में बांटा गया है। ये जो है आपके अधिकार 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में जो है कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? मौलिक अधिकार 7 थे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसको समाप्त किया जा चुका है। तो 44 अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट? 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 का एफ, कौन सा? अनुच्छेद 19 का एफ और अनुच्छेद 31 को क्या है? निकाल दिया गया। ये क्या था हमारा? संपत्ति का अधिकार था। पहले जो है संपत्ति का जो अधिकार था आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब जो है हमारा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद में इसको डाल दिया गया? याद रखिएगा 301। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं इन फैक्ट को बता रहा हूं कि यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं आपका, यहीं पे देखते हैं। तो 7वां निकल गया, तो बाकी 6 कौन कौन से हैं? तो पहला आपका लिखिएगा समता का अधिकार। क्या? समता या समानता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा आ जाता है आपका
शोषण नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या आ जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध। एक कौन कौन सा है? 23 से 24 तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा 25 से 28 तक, धर्म से संबंधित अधिकार हो गए। फिर हमारा पांचवा आ जाता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर आ जाता है हमारा छठवां अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत जो है, इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, बाकी देखा गया। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से और क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? जैसे आप देखते होंगे ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को और भी कई जगह, ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन मिलता है। तो केंद्र सरकार को एक कहां से, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पावर मिल जाता है कि वह रिजर्वेशन दे? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 16 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 16। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या है आपका? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। तो यहां पे आपकी दो बात हो गई। एक तो हो गया विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है ये जो विधि के समक्ष समता है, यहाँ पे छूट गया है समक्ष, विधि के समक्ष समता। ये जो विधि के समक्ष समता है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और जो हमारा विधियों के समान संरक्षण है ये आपका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के? यूएसए के। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और क्या? जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर क्या है? व्यक्तियों से विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 क्या है? अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो हमारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में है। तो 19 में भी 6 अधिकार हैं। 19 में भी आपके 6 तरह के हैं, तो लोगों को याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज ऐसे ही आपको बताऊंगा और एक गारंटी कर रहा हूं कि याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। तो सबसे पहले बोलने से स्टार्ट करो। कोई बात बोलने से स्टार्ट करो। क्या? मैं बोल रहा हूं यानी बोलने की स्वतंत्रता, बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का किस में है? 1 में है। 19 का 1 में।
बोलने की स्वतंत्रता। अब मैं बोल रहा हूं तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए क्या? अगर मैं बोल रहा हूं तो सुनने वाला भी होना तो चाहिए, 10-12 लोग। अगर 10-12 लोग सुनने वाला नहीं रहेगा तो मेरे बोलने का मतलब क्या होगा? यानी मैंने बोला 10-12 लोग सुनने के लिए आए हैं, तो ये क्या है? कई लोगों का समूह हो गया, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? सम्मेलन कर रहा हूं। तो दूसरा क्या है आपका? बिना शस्त्र के। क्या ऐसा नहीं है कि मैं भी शस्त्र लेके आया, आप लोग भी शस्त्र लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी स्वतंत्रता में नहीं आएगी। बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता। पहला क्या हो गया आपका? बोलने और अभिव्यक्ति की। तो मैं बोल रहा हूं तो भाई कोई सुनने वाला भी होगा, यानी कि कई लोग हैं, तो सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसी में 19 के 2 में क्या हो गया आपका? सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब सम्मेलन हो गया, मेरी बातें अच्छी लगी तो हम लोग क्या बोले कि चलो भाई अब ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मिले एक दूसरे से, अच्छा लगा, चलो अब व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते हैं? जैसे आप नहीं होता है, देखते हैं जैसे कहीं पे जाते हैं, बोलने वाला होता है, सम्मेलन लोग कर रहे होते हैं तो बातें अच्छी लगती हैं, तो क्या कहते हैं? चलिए अब आपस में ग्रुप बना लेते हैं। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं? संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? 1903 में है। अब 4 में आ जाइए। अब वहीं तो बैठे नहीं रहेंगे। अब आप सोचते हैं कि चलो यहां से संघ, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, अब चलते हैं यहां से। अब चौथा है आपका कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, अब तो बात होते रहेगा एक दूसरे से। अब क्या है आपका? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब आप जब लगातार चलोगे, आओगे जाओगे, तो शरीर में थकान होगा ही। शरीर में थकान होगा, कहीं भी आते जाते रहोगे, ऐसा तो है नहीं दिन भर घूमते रहोगे या। तो इसके लिए क्या होगा? आपको कहीं बसना पड़ेगा, यानी घर बनाना पड़ेगा। तो अब क्या आ जाता है हमारा? कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। क्या? कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। लेकिन इसके लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपका छठवां था यहां पे, संपत्ति का अधिकार, ये जो था, इसी को हटाया गया। इसी को 300 के ए में लाया गया। क्यों? क्योंकि रुपया आ रहा था, लोग बवाल कर दे रहे थे, अपना अधिकार का दुरुपयोग करने लगते थे। तो इस वजह से क्या किया गया कि नहीं भैया, संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, इसको संवैधानिक अधिकार बता दीजिए। अब कहीं भी बस गए आप, लेकिन ये सब करने के लिए क्या है? ये सब करने के लिए कुछ पैसा कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे, तभी तो ये सब कर पाएंगे। कहीं घूम पाएंगे, कहीं घर बना पाएंगे, कहीं रह पाएंगे, सम्मेलन बनाएंगे, सहकारी समिति बनाएंगे। इसके लिए कुछ काम भी तो करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां से कोई आपका बिजनेस है, धंधा है, पैसा आ रहा है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। तो मुझे लगता है कि जो मैंने तरीका आपको बताया, अगर आप इस सोच के साथ, ट्रिक पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं रियल बता रहा हूं। आप सोच के कोई चीज एक बार प्रैक्टिकली रख लीजिए, आपको चीजें लंबी समय तक याद रहेंगी। तो ये मैं निश्चित बता रहा हूं, आपको याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो बाकी अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। क्या? उपाधियों का अंत मतलब है शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों को छोड़कर बाकी उपाधियां जो है क्या वैलिड नहीं रहेंगी। किससे किससे वैलिड रह सकती हैं? जो सेना की उपाधियां हैं और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं, ये तो वैलिड रहेंगी, बाकी आपका वैलिड नहीं रहेगा। ऐसा है इसमें। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या क्या दिया है जान लीजिए। इसमें यह कहता है अनुच्छेद 20 में आप को जो है मतलब गलत तभी माना जाएगा जब आप किसी प्रवृत्त विधि का, यानी कि जो कोई ऐसा कानून जो है उसका आप उल्लंघन करते हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम किया और बाद में फिर कानून बना दिया गया तो वो उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले वो कानून था नहीं। तो कानून होना चाहिए और उसका उल्लंघन होना चाहिए। 1 मिनट पानी पी लूं। तो क्या हो गया आपका उपाधियों का, सॉरी हम लोग कितना नंबर 20 नंबर देख रहे हैं। तो यानी जो कानून होना चाहिए और उसका जो है क्या है तोड़ने पे क्या है सजा मिलेगी। और किसी एक व्यक्ति को एक सजा के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी एक व्यक्ति को एक बार दंड मिलेगा, एक सजा के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, ये चीज इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी में आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 से एक जोड़ा गया, अभी वो आएगा तब उसको देख लिया जाएगा। शिक्षा संबंधी अधिकार, अभी वो भी आएगा। यहाँ पे देखिए है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है अधिकार आपका अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 16 वर्ष से कम बालकों को क्या है खतरनाक जगह, कारखाना, इन सब काम के लिए क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है आपका? मानव के दुर्व्यापार, क्या? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में किया गया है, क्या किया गया है? मानव के दुर्व्यापार, लिख लीजिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 19 तो मैंने आपको बता ही दिया, बोलने की स्वतंत्रता, जब बोलेंगे तो सम्मेलन बनेगा, सम्मेलन बनेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे तो कहीं जाएंगे आएंगे, कहीं जाएंगे आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? कहीं बस जाएंगे, कहीं बसने के लिए व्यापार करेंगे, बस एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 21A है आपका शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो 21A है पहले आपका संविधान में नहीं था। 86 अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में। अगला आ जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था है? क्या कह रहा है? जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार, तो कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका क्या कर सकते हैं? संचालन करने संबंधी अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 26 आपका क्या है? धर्म से संबंधित अधिकार है। क्या है? धर्म से संबंधित। 25 से 28 तक क्या है? धर्म से संबंधित। 25 में क्या है? आपका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। क्या?
धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, क्या, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 क्या है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक सभाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि शिक्षण संस्था है, वहां पे कोई धार्मिक आयोजन है, आप चाहें तो उपस्थित हो या न हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 तरह के रीट जारी कर सकता है। कितना तरह का रीट? 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। तो इन सभी रीटों को हम देखेंगे। पहला रीट जो है आपका क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जैसे मान लो, आप एक बात समझना, मैं गया थाने पर से अपने एरिया में किसी व्यक्ति को उठा के ले आया। क्या किया? किसी व्यक्ति को उठा के लाया कि तुमने ये अपराध किया है या कुछ भी, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने वो अपराध किया नहीं है और मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है, या मुझे कारण नहीं बताया जा रहा है। मैं उसको गिरफ्तार करके तो लाया हूं, लेकिन कारण नहीं बता रहा हूं मैं उसको कि मैंने उसको क्यों गिरफ्तार किया है। तो वो क्या है, असंतुष्ट है। तो अब वो व्यक्ति, अब तो जेल में है मान लो, या थाने में है, वो तो जाएगा नहीं कोर्ट में, तो अपना किसी वकील के थ्रू या आपका उसके परिवार का कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, रीट दायर कर सकता है। क्या कर सकता है? रीट दायर कर सकता है कि मेरे पति को या मेरे घर वाले को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो न्यायालय क्या है, आदेश देगा। किसको आदेश देगा? मुझे, यानी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आदेश देगा कि 24 घंटे के भीतर आप न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति को सशरीर, क्या सशरीर, यानी उस व्यक्ति को भी आप पेश करिए। क्या? उस व्यक्ति को आप क्या करिए, पेश करिए। इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका है मैंडमस, यानी कि परमादेश। तो परमादेश थोड़ा मैं भूल रहा हूं, तो इसको थोड़ा किताब से देखता हूं। परमादेश आदेश टाइप का होता है जिसे मानना ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में उतना नहीं चढ़ रहा है, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्या है परमादेश, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैंडमस। तो परमादेश क्या होता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई मान लीजिए पदाधिकारी है, यानी तो क्या कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करेंगे। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए कि आप जो है अपना काम करिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं प्रतिषेध पर। किस पे? प्रतिषेध। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं प्रोहिबिशन। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप? प्रोहिबिशन बोल सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसको? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। मान लीजिए ऐसा कोई न्यायिक कार्य है, जैसे आप देखते होंगे जिले में न्यायालय हो गए या और भी जो न्यायालय हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, आपको लगता है कि ये
इनका अधिकार में क्षेत्र में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, रीट दायर करेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध का रीट जारी करेगा और कहेगा कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते। तो ये जारी किसको किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। फिर अगला है हमारा उत्प्रेषण, क्या है, चौथा उत्प्रेषण। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है कि आपके यहाँ जो लंबित मुकदमे हैं, क्या आपके यहाँ जो लंबित मुकदमे हैं आप उनको हमारे पास भेजिए। क्या करिए, लंबित मुकदमों को। तो प्रतिषेध अलग है, प्रतिषेध में अधिकारिता नहीं है, इस वजह से कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं। उत्प्रेषण में क्या है, आपका लंबित मुकदमे हैं। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है क्यू वारंटो। मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अधिकार नहीं है, जैसे आपका प्रतिषेध था उसी तरह से क्यू वारंटो है, अधिकार परीक्षा है पांचवा, जिसमें कोई व्यक्ति को पावर नहीं है वो काम करने का, लेकिन तब भी अगर वो काम करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं या किस अधिकार से इस पद पर हैं। आगे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, और भाग कौन है हमारा, भाग 4, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी भी बोला जाता है, तो किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 तक है, किस भाग में है, भाग 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 39A। कौन सा अनुच्छेद, 39A। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 42 क्या है, अब सही आंसर इसका ये होगा, सही आंसर 39A हो जाएगा इस प्रश्न का। 40 मैंने बताया ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, और अनुच्छेद 42 क्या हो जाएगा आपका, काम के न्यायोचित और प्रसूति सुविधाओं का आपका होना चाहिए। क्या, काम का न्यायोचित और प्रसूति सुविधाओं का किसमें है, अनुच्छेद 42। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो किसमें है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो क्या है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, एकदम सही है। तो यहाँ ये भी जान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होता कौन कौन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और आपका 70वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की भी जो विधानसभाएं हैं, कौन कौन, दिल्ली और पुदुचेरी की, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं इनके सदस्यों को भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सही है आपका, ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अभी हमें सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे की जाती है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 75 में और इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
जो आपका मंत्री परिषद होगा वह टोटल लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगा। कितना? 15% से अधिक नहीं होगा, पूरा प्रधानमंत्री को मिला के, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 164 क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 भारत का महान्यायवादी, गलत। अनुच्छेद भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में, किसके? राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 44 क्या है आपका? गोवा में लागू है आपका कॉमन सिविल कोड या ऐसे क्या है? अनुच्छेद 44 जो अभी चल रहा है कॉमन सिविल कोड, यानी ट्रिपल इस तरह से चल रहा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग में नहीं चल रहा है, वही है, मतलब यूसीसी, क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सब कोई एक जैसा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48A। 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। 48 में क्या बताया गया है? कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है यह जो है किस अनुच्छेद में होगा? 48A में होगा। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चा, यानी जो बच्चा 6 वर्ष से कम का है उसका बाल्यावस्था एवं शिक्षा के संबंध में राज्य का काम। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 को, या इसको बोला जाता है आपका भाग 4 को भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट? 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है यह जोड़ा गया। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। कभी कभी ये भी पूछता है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? समझ लीजिए अनुच्छेद 60। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? आपका कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। वह इसका प्रयोग जो है नीचे अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यही दिया है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। क्या दिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दिया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। क्या? जैसे मान लीजिए एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, फिर बनना चाहता है, तो उसके लिए योग्यता के लिए बारे में बताया है। राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का वर्णन, प्रोसीजर जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में है।
अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, किसका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें है, अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्या, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 71 भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, कहीं पे दे नहीं पाया मैं। अनुच्छेद 71 क्या है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और किस अनुच्छेद में दिया है, या अनुच्छेद 71 में दिया है। अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 79 के तहत। 80 में क्या है, आपका राज्यसभा के बारे में है, और इसी में आपका ये भी दिया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। क्या, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अनुच्छेद 81 क्या है आपका, लोकसभा का गठन के बारे में किया गया है। 81 क्या है, लोकसभा का गठन के बारे में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संयुक्त आपका अधिवेशन की बात, संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, तो कौन है, अनुच्छेद 108। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न और बनते हैं इंपॉर्टेंट, 2 प्रश्न देख लीजिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। 110 में क्या है आपका, धन विधेयक, क्या, धन विधेयक के बारे में है 110 में। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है, 110 में, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, क्या, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में। यहीं से एक और लिख लीजिए, राज्यपाल का अध्यादेश 213, राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, 213 में है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है। अनुच्छेद 129 में क्या दिया है कि उच्चतम न्यायालय का जो क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। तो बस इतना याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 में क्या है, पुनराविलोकन के बारे में, यानी उच्चतम न्यायालय चाहे तो अपने फैसलों को क्या कर सकता है, फिर से पुनरावलोकन कर सकता है। किसमें दिया है, अनुच्छेद 137 में दिया है। अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है, क्या, सलाह मांग सकता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के अंतर्गत की जाती है। 165 क्या है, जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होता है, क्या होता है, भारत का महान्यायवादी, यानी सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। उसी तरह से राज्य में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, क्या होते हैं, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। किस अनुच्छेद में दिया है आपका, अनुच्छेद
1965 में दिया है। अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में। आपको कमेंट करके बताना है कितने विधान परिषद हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। 124 में क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। 214 में क्या है, उच्च न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो जो जिला के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत की जाती है। अब बाकी क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। अनुच्छेद 231 क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कितना हो गया, 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 2, 3, 1 से ऐसे याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 217 में क्या है आपके, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके बारे में दिया है। राज्य सूची के विषय के अच्छा 226 छोड़ दिया हम लोगों ने। 226 जैसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 5 तरह का, उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जो है रीट जारी करता है। कितने तरह के, 5 रीट ये भी जारी करता है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राष्ट्रीय हित के संबंध में? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है, सही है आंसर। अनुच्छेद 253 में क्या है हमारा, अनुच्छेद 253 में यह है कि अगर मान लीजिए किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है और उस करार को लागू करने के लिए जो है सभी राज्यों पे या कुछ राज्यों पे या तो संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के संबंध में क्या है, अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 266 में क्या है आपका, संचित निधि है। क्या है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड भी इसको बोला जाता है, संचित निधि को। अनुच्छेद 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, 338 का ख। 338 में के क में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, क्या एससी के लिए आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन। और अनुच्छेद 338 में क्या है, एसटी कमीशन। एसटी के लिए 338, एससी के लिए 338 का क या 338 का ए, और ओबीसी के लिए 338 का बी। और अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अभी तक 29 प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 29 से 28 प्रश्न और आधे प्रश्न बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपके संबंध देश के। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया। फिर 39 का डी का क्या है, समान काम के लिए समान वेतन। बाकी तो ये बताया ही हूं, 51, 29, 39 डी समान काम के लिए समान वेतन, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान वेतन। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान
अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। फिर 74 क्या है आपका कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 76 में महान्यायवादी। अच्छा, अनुच्छेद 78 लिख लीजिए। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को क्या करते रहेगा? अपने निर्णयों को बताते रहेगा। किसमें दिया है? अनुच्छेद 78 में दिया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट भूल गया, अनुच्छेद 64 लिख लीजिए और 89। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 356 में क्या होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन के बारे में। अनुच्छेद 112 क्या है? आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। अनुच्छेद 109 क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो 124 में है आपका। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता भी है तो राष्ट्रपति भी नहीं बाध्य होता है कि उस परामर्श को माने ही। 352 में क्या है? बाह्य आक्रमण या आंतरिक आपका क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात के बारे में है। 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में है। 356 क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है अगर वो विफल हो जाता है, राज्यपाल अनुशंसा करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वहां पे आपका राष्ट्रपति शासन लगा देंगे राज्यों में। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में है। 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का परामर्श लेना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया आपका अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सलाह लेता है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? यहाँ पे थोड़ा मैं फंस रहा हूं। अवशिष्ट शक्तियां आपका केंद्र के पास 248 मारते हैं, ठीक है, 248। एक बार मैं देख लेता हूं अवशिष्ट शक्तियां, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में? तो सही है, हमारा आंसर सही है, अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, तो कितना भी पढ़े रहिए, कभी कभी क्या होता है आते हुए क्वेश्चन पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 253 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249। 226 क्या है? हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाना। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? 256 से 263 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 300 का ए में बताया गया है। पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में था और 19 का एफ में था। और किस अमेंडमेंट द्वारा? 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसको यहां पे लाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। 326 आपका क्या है? वयस्क मताधिकार से। किससे? वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष के व्यक्ति को जो मताधिकार है वो यहीं से प्राप्त होता है। पहले ये 21 वर्ष था। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। मैं इसके बारे में भी सोच रहा था। 330 क्या कहता है? आपका लोकसभा में जो एससी और एसटी हैं उनकी सीटों का आरक्षण कहां पे? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। एससी के लिए मैं बता रहा हूं 84 सीट हैं, आपको कमेंट करके एससी के लिए 84 हैं, आपको कमेंट करके बताना है एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं। भारत में बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? 352 के अंतर्गत। आपको ये भी कमेंट करना है अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। पहला अनुच्छेद 352 के आधार पे 2 मैं लिख देता हूं, 1962 में, 1971 में। अगला जो है आपको यहाँ पे कमेंट करना है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये सांसद नहीं है, संसद है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों से जो संबंधित विशिष्ट प्रावधान है वो आपके हैं अनुच्छेद 371 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद है आपका 350। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? यह जो है आपका भारत सरकार का दायित्व होता है कि वो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, ठीक है, वो रक्षा करे। 352 में क्या है? आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आपका 335। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद है आपका 361। तो इसी के साथ जो है दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। देखते हैं कितना देर का है। तो 1 घंटा 5 मिनट का, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लगभग इतना वीडियो होगा। तो 1 घंटा 5 मिनट देने से अगर आपको यहाँ से मैं निश्चित कर सकता हूँ कि एक प्रश्न तो होगा ही होगा, 2-3 प्रश्न भी आपको फायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट रहेगा, इस पीडीएफ को बनाने में 4-5 घंटा लगा और 1 घंटा मैं आपको यहाँ पढ़ाया, तो बस इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।